So, hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my channel's name is Meet with Tanvi and I'm a first prof MBA student. So, in today's video, I'll be giving you all some tips and tricks जो आप लोगों को नीट एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प कर सकती हैं एंड हो सकता है कि आपकी जो लेफ्ट आउट जर्नी है उसको थोड़ा ईजी बना दे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि राइट नाउ आई एम इन अ मेडिकल कॉलेज, तो ऑब्वियसली मैंने नीट एग्जाम को क्रैक किया होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो एक आप लोग अपने दिमाग में डर बना लेते हो, मैं उसको रिमूव करना चाहूँगी। दैट नीट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज़ डिफिकल्ट बट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रीज़न बीइंग कि जब आप MBBS में आओगे आप देखोगे आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा होगा, आपको बुक्स ज़्यादा रीड करनी पड़ेगी। तो अगर अभी आप नीट से ही घबरा जाओगे तो आप बाद में MBBS कैसे करोगे? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि नीट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नीट को मत बनाओ अपने दिमाग में। इट इज़ जस्ट एन एंट्रेंस एग्जाम, इट इज़ योर एंट्रेंस गेट टू अ मेडिकल कॉलेज। सेकेंड थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज़ कि देखो, जो कंपटीशन है ना वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है। अगर अभी देखो आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो रजिस्टर करते हैं जब वो ही इंक्रीज हो रहे हैं तो कंपटीशन तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंक्रीज हो ही रहा है। तो आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू कोप अप विद द कंपटीशन एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव योरसेल्फ। ठीक है, सिर्फ इस कंपटीशन में सर्वाइव करना, कोप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, खुद को इम्प्रूव करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप एंड तक बने रहोगे, लॉन्ग टर्म तक बने रहोगे। एंड जैसे कि आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा ही होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करके एक स्टेटमेंट है, तो वो एक्चुअल लाइफ में भी अप्लाई होती है। ठीक है, अगर आप किसी भी तरीके से फिट नहीं हो, अगर लगता है ना कि आप थोड़े से भी लो हो, आपको कॉम्पिटिशन से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लाइक कोई नहीं कहेगा कि ओके लेट्स गिव दैट पर्सन अ सेकेंड चांस। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप सब लोगों को कहूँगी वो ये है कि स्टार्टिंग से ही अपने नोट्स बनाते चलना। देखो, शॉर्ट नोट्स बनाना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में आप पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज नहीं कर सकते हो। आपको थोड़ी क्रिस्प इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि सारी की सारी वैलिड भी हो, जिसको आप क्विकली रिवाइज कर सको। एंड उसमें और किसी के नहीं, आपके ही शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, क्योंकि उसमें आपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें लिखी हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। उसमें आपने टीचर्स ने जो बताया वो भी लिखा है, जो आपने पढ़ा है, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे थे आपने वो भी पढ़ा है। तो जो शॉर्ट नोट्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनाना। ठीक है, उसके अंदर आप अपने सारे फिजिक्स के फॉर्मूलाज लिखो, केमिस्ट्री के रिएक्शंस लिखो। बायो के शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यू आर सपोज टू रीड बायो डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक। ठीक है, एंड उसके अंदर ही आप हाईलाइटर से मार्क करो। बाकी मेक शॉर्ट नोट्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लाइक अगर कभी आपको ऐसा लगता है ना कि आज आपका पढ़ने का मन नहीं है तो उस दिन मत पढ़ो। बस क्या करो, देखो पढ़ने में ना ये होता है कि आपको कुछ लर्न करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मन नहीं है, बट आप रीड तो कर ही सकते हो ना। तो उस दिन क्या करो कि कोई भी चैप्टर उठाओ, उसको रीड करो, उसके नोट्स बना लो। ठीक है, और कुछ मत करो। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ रियलाइज नहीं होगी, बट जब आपका फुल सिलेबस रिविजन का टाइम आएगा ना, जब आपको लगेगा यार इतना सारा है मैं कैसे रिवाइज करूँ, तब एक ही चीज़ आपको हेल्प करेगी। ना आपके टीचर्स कर पाएंगे, ना आपके फ्रेंड्स कर पाएंगे। उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज़ आपको हेल्प करेगी एंड वो है आपके खुद के बनाए हुए हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स। उसके बाद जैसे कोचिंग्स में होता है ना कि वो सिलेबस भगाते रहते हैं। ठीक है, अगर आप कोचिंग के साथ कोप अप कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मुझसे नहीं हो पाता था। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस भगाना नहीं है। देखो, आपका जो एग्जाम है वो मई में होता है, अभी नवंबर है, अभी भी आपके पास 6 मंथ्स है। ठीक है, तो आपको अपना सिलेबस भगाना बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो देखो, अगर आप अपना सिलेबस मिड मार्च तक भी खत्म करते हो, मैंने अपना सिलेबस मिड मार्च तक खत्म किया था, तो अगर आप अपना सिलेबस मिड मार्च तक भी खत्म करते हो ना, तब भी वो इतना लेट नहीं है, बिकॉज यू हैव कंप्लीट अप्रैल एंड हाफ ऑफ मार्च टू डू योर रिविजन एंड टू सॉल्व मॉक टेस्ट पेपर्स। तो इसलिए अगर आप अपना सिलेबस मिड मार्च तक, लाइक मिड मार्च को ना अपनी डेडलाइन रख लो। मिड मार्च से पहले तुमको सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, तो सिलेबस अगर तुम नहीं भगा पा रहे हो जस्ट लाइक योर कोचिंग्स, तो कोई बात नहीं, अपनी स्पीड पे चलो, डेडलाइन रखो मिड मार्च, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे पास पूरा अप्रैल का महीना है, पूरा आधा मार्च है, जिसके अंदर तुम अपनी रिविजन कर सकते हो, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हो। बट इसके अंदर एक चीज जिस पे तुम्हें फोकस रखना है वो ये है कि जब तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो मिड मार्च तक, तो तुम्हें अपना सिलेबस ऐसे कंप्लीट करना है कि 80 to 90% चीज़ें जो हैं तुम्हारे सिलेबस की वो तुम्हारे दिमाग में बैठ चुकी हो। ये ना हो कि नहीं अभी तो तुम्हें से 50% हुआ है। जब तुम एक चीज़ को करने में इतना टाइम दे रहे हो तो उसको अच्छे से करो। ठीक है, किसी चीज़ को करने में तुम ज़्यादा टाइम दे रहे हो ना, तो ये तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम उसको अच्छे से करो। तो अगर तुम मिड मार्च तक अपना सिलेबस कर रहे हो ना, तो इस श्योरिटी के साथ करना कि 80 to 90% चीज़ें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, बाकी की 10 to 20% जब तुम फुल सिलेबस रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तब हो जाए। ठीक है, देखो, और तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना तुमको। बायो में स्टिक टू योर सिलेबस, हर साल एनटीए का सिलेबस आता है। ठीक है, जिसमें मेजरली आपकी एनसीईआरटी होती है, सो स्टिक टू योर एनसीईआरटी। नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, उसके अंदर ही हाईलाइट करो। फिजिक्स के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिजिक्स में ना अगर तुम थोड़ा टाइम, अगर तुमने अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है तो तुमको ना एक पैटर्न समझ आ गया होगा। फिजिक्स में ना क्वेश्चन का एक पैटर्न है। ठीक है, तुम अगर सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से कर लेते हो ना, तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे। तो मैं तुम्हें ये कह रही हूँ, अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स का डर है ना, तो तुम एक बार सारे
सारे फिजिक्स के फॉर्मूलाज को ना बैठ के ना समझना, ठीक है, डायरेक्ट रटना मत। देखो जो रटने वाली चीज होती है उसमें मैं कह दूंगी रटना है, ठीक है, जैसे तुम्हारे बायोलॉजी के, एनिमल किंगडम के, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल्स है वो तुमको रटना है। फिजिक्स के फॉर्मूलाज पहले ना समझने की कोशिश करना, समझोगे ना तो अगर 10 फॉर्मूला है ना 10 में से तुमको 3 या 4 ही रटने पड़ेंगे, बाकी के जो है ना वो डिराइव हो जाएंगे। तो जो बेकार में जो फॉर्मूलाज डिराइव हो सकते हैं हम उनको क्यों लर्न करें, ठीक है, नहीं करनी चाहिए। तो फिजिक्स में स्टिक टू योर फॉर्मूलाज, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे। केमिस्ट्री में भी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके कुछ सर्टेन डिफाइंड फॉर्मूलाज है वही करो, केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स निकल जाएंगे। एंड जहां तक बात रही केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की, ठीक है, तो उसके अंदर तुम्हारे जितने भी रिएक्शंस है, नेम्ड कैटलिस्ट है, जितने भी रिएक्शंस है सबकी एक सेपरेट कॉपी बनाओ एंड उसको करो। एंड मैं बोल रही हूँ तुम्हें ये फुल सिलेबस रिविजन के टाइम पे हेल्प करेंगे एंड ये तुम्हारी ना गीता टाइप बन जाएंगे। यही है फिर जो तुम्हारा नीट क्लियर कराएंगे। देखो और तुम्हारे लिए एक जो बहुत बड़ी बात है ना वो ये है कि नीट का जो पैटर्न है ना वो एमसीक्यू बेस्ड है। अब देखो एमसीक्यू के अंदर क्या होता है, तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के अंदर ही तुम्हें 15 से 20 वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे पास आए 4 ऑप्शंस। तो क्या होता है जब तुम एक चीज को एक बार पढ़ते हो ना तो वो तुम्हारे दिमाग की ना कहीं पेरिफेरल मेमोरी में ना रह जाती है, कहीं दिमाग के कोने में ना पड़ी रह जाती है अगर तुम उसको एक बार रीड मार रहे हो, अच्छे से रीड मार रहे हो, ठीक है। फिर जब तुम्हारे पास ना एक एमसीक्यू आता है तो उसके अंदर क्या है कि ऐसा नहीं है तुम्हें खुद से कुछ लिखना है कि तुम्हें कोई वर्ड सोचना है कि हाँ CNS का कोई वर्ड है जो मुझे सोच के यहाँ पे लिखना है, नहीं, जितने भी वर्ड्स है वो तुम्हारे सामने हैं, तुमको जस्ट चूज करना है कि उनमें से कौन सा यहाँ पे बेस्ट बैठ रहा है। तो अगर तुम कभी किसी चीज को रीड कर रहे हो सो इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि उसको फुल अटेंशन के साथ रीड करना, क्योंकि तुम उसको लर्न भी नहीं कर रहे, जस्ट रीड कर रहे, बट वो चीज़ तुम्हारी पेरिफेरल मेमोरी में कहीं ना कहीं रह जाएगी। और फिर जब एमसीक्यू आएगा ना तुम रिलेट कर पाओगे, हाँ ये वर्ड इसके साथ था, ये वर्ड इस लाइन में था, ये वर्ड उस डायग्राम के साइड वाले पैराग्राफ में था, ठीक है, तो तुम रिलेट कर पाओगे। एंड सेकेंड चीज इज कि देखो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम किसी चैप्टर को फर्स्ट टाइम पढ़ो और फर्स्ट टाइम में ही वो तुम्हें ईजी लगने लग जाए, मान लो फिजिक्स का कोई चैप्टर है, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का है कोई भी चैप्टर, तो देखो ऐसा नहीं होता है। जब तुम फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को करते हो वो तो तुम्हें कभी ईजी नहीं लगती। अगर तुम फर्स्ट टाइम स्विमिंग करने में जाओगे तो वो भी तुम्हें ईजी नहीं लगेगी। तो जब तुम करते हो चीज़ों को, जब वो तुम्हें आ जाती है उसके बाद वो ईजी लगती है। तो वो तुम्हारे को वो कोई वो नहीं है कि तुम किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम पढ़ो और वही तुम्हें ईजी लग जाए, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि चीज़ें तुम्हें ईजी लगे। उसके बाद मॉक टेस्ट देना एंड फुल सिलेबस रिवीजन करना नेसेसरी है, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं दे ना दे, तो देखो मॉक टेस्ट देना एंड फुल सिलेबस रिवीजन करना ये दोनों चीजें नेसेसरी है। बाकी पार्ट टेस्ट देना एंड तुम पार्ट रिवीजन चैप्टर वाइज रिवीजन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि तुम्हें कितना याद है, तुम्हें कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। बाकी फुल सिलेबस टेस्ट और योर मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर सॉल्व करना एंड फुल सिलेबस रिवीजन करना एटलीस्ट 2 टाइम्स इज नेसेसरी। एंड सैम्पल पेपर्स भी तुम 30 to 40 सैम्पल पेपर सॉल्व करो, क्योंकि देखो अगर तुम 100 सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो बट तुम उनका एनालिसिस नहीं कर रहे तो उससे कुछ फायदा नहीं है। तो बेटर है कि तुम 30 to 40 सैम्पल पेपर सॉल्व करो पर उनका दोनों एनालिसिस करो, ओके। एंड जो मैंने तुम्हें कहा ना कि सारी चीज़ जब भी तुम रीड कर रहे हो तो अच्छे से रीड करना, क्योंकि वो तुम्हारी पेरिफेरल मेमोरी में कहीं ना कहीं रह जाती है। तो यही रीज़न है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी किसी चैप्टर को कंप्लीटली मत छोड़ना। लाइक मैंने बहुत लोगों को सुना है बोलते हो यार हम ना फिजिक्स का ये वाला चैप्टर छोड़ रहे हैं, हम कर ही नहीं रहे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि तुम उसको छोड़ दो, ठीक है। बस क्या करो, एक बार उस चैप्टर की ना रीडिंग कर लो, ठीक है। बायो का ये चैप्टर है, एक बार उसकी रीडिंग कर लो, एक बार अच्छे से ना उसकी रीडिंग कर लो। तुम्हें जितना समझ आ रहा है नहीं आ रहा है मैं वो नहीं कह रही, एक बार उसकी रीडिंग कर लो। तुम्हें कोई चैप्टर छोड़ना है, ठीक है, टीचर क्लास में समझा रहा है, एक बार सुन लो, ठीक है। उससे ज्यादा तुम्हें उस चैप्टर में फिर कोई और इनपुट नहीं डालना, ठीक है। पूरा छोड़ने से अच्छा है उसको थोड़ा बहुत पढ़ लो, क्योंकि होता क्या है कभी कभी किसी एक, देखो ऑब्वियसली जिस चैप्टर को तुम छोड़ रहे होगे वो इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि वो तुमको डिफिकल्ट लग रहा है। अब कभी कभी क्या होता है कि एक डिफिकल्ट चैप्टर में से ना बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, ठीक है। अब क्या है अगर तुमने उसको जब वो टीचर पढ़ा रहे थे तुमने एक बार बेसिक रीडिंग मार रखी है तो उस डिफिकल्ट चैप्टर का वो बेसिक क्वेश्चन तुमको आता होगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी कहीं पे भी स्कोप मत छोड़ो। तुम उसको पूरा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट एक बार उसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। एक बार रीडिंग कर लो, टीचर समझा रहे टीचर का समझ लो अच्छे से, ये नहीं कि हमें तो छोड़ना ही हम टीचर का सुने, क्यों नहीं। कोई भी चैप्टर कंप्लीटली छोड़ के मत जाओ, ठीक है। एंड जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर क्या है कि कभी कभी वो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में ना ट्विस्ट करके तुमको क्वेश्चन दे देते हैं। तो तुमको क्या करना है कि जो भी तुम्हें ऐसे पैराग्राफ्स लगते हैं या जब भी तुम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके अंदर आता है ना कि किन किन स्टेटमेंट से असर्शन रीजन बना रखे हैं, तो उनको बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसमें कभी कभी वो बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को इधर उधर कर देते हैं एंड तुम्हारा आंसर गलत हो सकता है। बायो के अंदर डायग्राम्स को मत छोड़ना। देखो तुम्हारे लिए एक जो बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है ना वो ये है कि तुम्हें डायग्राम्स बनाने को नहीं आने वाले, तुम्हें जस्ट डायग्राम आएगा
तुम्हें उसमें कुछ तो आइडेंटिफाई करना होगा, बताना होगा किस चीज़ का डायग्राम है. सो दैट इज़ वे मोर ईजियर देन ड्रॉइंग एन एंटायर डायग्राम. तो इसलिए बायो के सारे डायग्राम्स को अच्छे से देखना, छोटे बड़े सारे, उसके नीचे जो लाइन लिखी होती है फिगर करके, उसको भी सबको अच्छे से पढ़ना. ठीक है. अब कुछ लोग कहते हैं कि यार बायो में इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम कैसे याद करें. तो देखो, पूरी बायो इज नॉट फुल ऑफ एग्जाम्पल्स. यू हैव एग्जाम्पल्स इन योर चैप्टर्स लाइक एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम और योर मॉर्फोलॉजी. तो वो तो देखो तुमको करने पड़ेंगे थोड़े बहुत. ठीक है. ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारे बायो में मान लो 40 चैप्टर, 40 के 40 डायग्राम, वो एग्जाम्पल्स 40 के 40 एग्जाम्पल से नहीं भरे हुए हैं. ठीक है. कुछ लिमिटेड 4 से 5 चैप्टर्स है जिसके अंदर बहुत एग्जाम्पल्स हैं, तो उनको थोड़ा सा तो लर्न करोगे भाई तुम. डिफिकल्टी लेवल कहाँ से आए. एंड लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज कि अपनी स्लीप प्रॉपर लेना. 7 से 8 घंटे की नींद लो भाई. 24 घंटे मिलते हैं, उसमें से 7 घंटे 8 घंटे सोने में लगा लो. ठीक है. क्योंकि भाई फिर तुम जब MBBS में आ जाओगे ना, एंड उसके बाद भाई फिर इतनी जल्दी, देखो अगर तुम्हारा हॉस्टल हो जाता है तुम्हें टाइम लगेगा. ठीक है. अपने हॉस्टल में, कॉलेज रूटीन में सेटल डाउन होने में. ठीक है. तो तब तुम्हारी नींद कॉम्प्रोमाइज़ होगी. अभी अपनी नींद निकाल लो. ठीक है. नीट की तैयारी करते करते 7 से 8 घंटे की नींद निकालना इज़ नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट या वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मैं कुछ कह रही हूँ जो आप लोगों को लग रहा हो कि नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा. ठीक है. टेक केयर ऑफ योर स्लीप शेड्यूल. ठीक है. अब तुम्हें नहीं पता भाई, तुम्हें कुछ भी लाइक अगर मान लो हो सकता है तुम जहाँ हो तुम्हें वहाँ का खाना सूट ना करे, तुम्हें वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम तुम्हें चेंज लगे. अब जैसे मान लो मैं तो दिल्ली से यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है. ठीक है. पॉल्यूशन, ये एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है. अब मान लो ये भी तो हो सकता है तुम दिल्ली चले जाओ तुम्हें पॉल्यूशन लगेगा. ठीक है. तो मतलब हो सकता है कि तुम्हारा डबल या हो सकता है ट्रिपल शेयरिंग, या हो सकता है 4-5 बच्चे एक साथ रहते हो, तुम्हारी नींद तब भी कॉम्प्रोमाइज़ होगी. तो अभी क्या है कि नींद की तैयारी करते करते सोने का भी अपना रखो, वरना तुम ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे. ठीक है. एंड फिर वो हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि बस काम 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 काम. तो अच्छे से सो, ब्रेन भी बेटर वर्क करेगा. सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो दैट आई हैव tried to help you guys through all the points that I have mentioned over here. And अगर आप लोगों को और किसी भी हेल्प की ज़रूरत related to need or any other thing, then you can comment that below. And अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, and do share this video with your friends who are going to give NEET in coming years or this year.